लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस एंड इंटरनेशनल बॉडी इन सर्विस टू वन मैन ईगो। इसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाए गए तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस को शांति की पहल नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अहंकार की राजनीतिक परियोजना बताया गया है। लेख कहता है, जिस संस्था को गाजा के भविष्य और शांति निर्माण से जोड़कर पेश किया गया, वो असल में संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर करने का औजार बनती दिख रही है। बोर्ड के लोगों से लेकर उसके चार्टर तक हर चीज में ये साफ झलकता है, ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, बल्कि ट्रंप ऑलवेज की सोच पर खड़ा ढांचा है, जिसमें ट्रंप खुद आजीवन अध्यक्ष रहेंगे, एजेंडा तय करेंगे और सदस्यों को मनमाने ढंग से हटा सकेंगे। संपादकीय बताता है, ये बोर्ड शुरू में गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से जुड़ा था, ताकि युद्ध विराम में ट्रंप की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन जो संस्था सामने आई वो बिल्कुल अलग निकली। इसके चार्टर में गाजा का नाम तक नहीं है। इसके बजाय ट्रंप इसे असफल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि उनका मकसद शांति से ज्यादा वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और छवि चमकाना है। लेख इस बात पर भी चिंता जताता है कि इस बोर्ड में ऐसे नेता शामिल हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के आरोप हैं, जबकि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी इससे दूरी बना रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि गाजा के भविष्य पर बनने वाले इस ढांचे में फिलिस्तीनियों को हाशिए पर डाल दिया गया है। उन्हें निर्णय लेने वाली मुख्य संस्थाओं से बाहर रखकर केवल एक तकनीकी समिति तक सीमित कर दिया गया है। द गार्जियन मानता है कि गाजा में राहत, पुनर्निर्माण और मानवीय मदद बेहद जरूरी है, और अगर ट्रंप की दिलचस्पी इससे कुछ मदद दिला सकती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन संपादकीय साफ चेतावनी देता है कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छोटी बात मानना स्वीकार्य नहीं हो सकता। ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अवमानना दिखाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बाकी दुनिया उसे बचाने और लागू करने की जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। लेट्स माइक आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट हंगर, डेथ, डिवास्टेशन, नो रिपाइट इन टिगरी अ ईयर आफ्टर यूएस एड कट हमें यूथोपिया के तिगारे क्षेत्र की उस भयावह सच्चाई से रूबरू कराती है, जो युद्ध खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुई। लेख की शुरुआत 88 साल के निरेओ उबेस से होती है, जो रोज अपने गांव में भूख से मरते लोगों को दफनाते हैं और डरते हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें दफनाने वाला कोई बचेगा भी या नहीं। ये पंक्तियां साफ कर देती हैं कि आज तिगारे में सबसे बड़ा दुश्मन गोली या बम नहीं, बल्कि भूख है। लेख बताता है कि तिगराय कभी मानवीय सहायता पर टिके इलाकों में था। अमेरिका की एजेंसी यूएसएआईडी यहाँ मदद का सबसे बड़ा स्रोत थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूएसएआईडी की फंडिंग में भारी कटौती हुई। इसका सीधा असर तिग्राय जैसे इलाकों पर पड़ा, जहां पहले से ही युद्ध, विस्थापन और जातीय संघर्ष लोगों की जिंदगी उजाड़ चुके थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक तिग्राय की करीब 80% आबादी को आपात मदद की जरूरत है। लेकिन फंडिंग घटने से अस्पताल, पोषण केंद्र, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सेवाएं भी सिमट गई हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स चेतावनी देता है कि इन कटौतियों की मानवीय कीमत विनाशकारी है। लेख उदाहरण देता है कि कैसे सोमालिया, दक्षिण सूडान और कांगो तक में इन कटौतियों का असर पड़ा। यानी ये सिर्फ तिग्राय की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक मानवीय संकट की तस्वीर है। तिग्राय के हिटसार्स गांव में हालात इतने खराब हैं कि मरने वालों की गिनती तक बंद हो चुकी है। लोग खेती नहीं कर सकते, मजदूरी का कोई साधन नहीं, और राहत इतनी कम है कि स्थानीय अधिकारी इसे झील में पानी का एक गिलास बताते हैं।
हालत यह है कि सहायता कर्मियों को भी महीनों से वेतन नहीं मिला। ये इथियोपियाई सरकार की रुख पर भी सवाल उठाता है। सरकार भुखमरी से इनकार करती है और देश को आत्मनिर्भर बताती है, जबकि डब्ल्यूएफपी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करोड़ों लोगों के भूखे होने की बात कहती हैं। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी रोक दिया जाता है। अल जजीरा की ये रिपोर्ट मूल रूप से ये कहना चाहती है कि तिग्राई में आज जो हो रहा है वो सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसलों, अंतर्राष्ट्रीय उदासीनता और सच्चाई को स्वीकार न करने का नतीजा है। युद्ध भले रुक गया हो, लेकिन भूख अब भी बेरोक टोक लोगों की जान ले रही है और दुनिया इसे दूर से देख रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख वैलेंटिनो वाज द लास्ट ऑफ पैशंस ओल्ड गार्ड, इसमें मशहूर इतावली फैशन डिजाइनर वैलेंटिनो गारावानी को सिर्फ एक डिजाइनर नहीं, बल्कि फैशन की एक पूरी बीती हुई दुनिया का आखिरी प्रतिनिधि बताता है। वैलेंटिनो की जिंदगी और काम उस दौर की कहानी कहते हैं जब सुंदरता को लेकर सवाल नहीं उठते थे, बहस नहीं होती थी, बस उसे एक तय मानक और सामाजिक पूंजी माना जाता था। लेख बताता है कि वैलेंटिनो ने राजनीति, विचारधाराओं या सामाजिक क्रांति का दावा कभी नहीं किया। उनका एक सीधा विश्वास था, औरतें सुंदर दिखना चाहती हैं। उनकी डिजाइन का मकसद भी यही था। रेशम, ऑर्गेन्जा, सही कट, सही रंग और खास तौर पर वैलेंटिनो रेड, यही उनकी पहचान बनी। हॉलीवुड अभिनेत्रियों, अमीर घरानों की महिलाएं और रेड कार्पेट पर चमकते सितारे तब उनकी ड्रेसेस में वही पुराने ग्लैमर भरी सुंदरता ढूंढते थे। लेख इस बात पर जोर देता है कि वैलेंटिनो उस समय के डिजाइनर थे जब सुंदरता एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। महिलाएं सस्ती संवरती थीं क्योंकि उससे वर्ग, प्रतिष्ठा और पहचान जुड़ी थी। उस दौर में ग्रेट ब्यूटी कहलाना अपने आप में एक उपलब्धि माना जाता था। वैलेंटिनो ने इस व्यवस्था को बनाया नहीं, लेकिन उसी में पले बढ़े और उसी को निखारा। लेकिन समय बदला। वैलेंटिनो के 2008 में रिटायर होने तक फैशन की दुनिया बदल चुकी थी। सुंदरता अब सिर्फ ग्लैमर नहीं रही, उसमें विविधता, पहचान, जेंडर, शरीर और राजनीति शामिल हो गई। मिनिमलिज्म, बौद्धिक फैशन और मेल गेज पर सवाल उठने लगे। वैलेंटिनो का सौंदर्य बोध इन सब से अलग था। उन्हें सतह की चमक से कोई परहेज नहीं था और ना ही वो सुंदरता को जटिल बनाना चाहते थे। लेख कहता है, वैलेंटिनो का योगदान इस बात में था कि उन्होंने सुंदरता को बिना किसी बोझ के मनाया। आज जब सुंदरता पर बहस होती है, वो ज्यादा व्यापक और दिलचस्प जरूर है, लेकिन वैलेंटिनो की सादगी भी याद रखी जाएगी। आखिर में लेख यही कहता है, हाँ, महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं, लेकिन अब अपने तरीके से। वैलेंटिनो उसी पुराने यकीन का आखिरी बड़ा नाम थे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.